इलेक्ट्रिकल जी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं डीसी जनरेटर का बी पार्ट के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि पिछले पार्ट में हम लोगों ने 30 नंबर क्वेश्चन कर लिया था, इसमें हम लोग 31 नंबर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देता है कि जनरेटर में युग और ध्रुव के मध्य में चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्मेचर कोर के द्वारा। इस डायग्राम में जो देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ नॉर्थ से साउथ की ओर अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन जाता है तो क्या होता है, बीच में आपको आर्मेचर कोर होता है, उससे होते हुए अपना साउथ साइड में जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, कोर से होते हुए, वाइंडिंग से होते हुए नहीं। वाइंडिंग का इसमें कोई सहयोग नहीं होता है। इसमें जो इसका स्टील लेमिनेटेड होता है, सिलिकॉन लेमिनेटेड स्टील कोर आर्मेचर का, उसकी सहायता से, उसके संपर्क से होते हुए वो नॉर्थ से साउथ की ओर चला जाता है। इसका हो जाएगा क्या आंसर, बी हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है। ये 32 नंबर का क्वेश्चन था। तो इसका कारण क्या होता है कि जैसे जैसे लोड बढ़ता है तो हमें जो आर्मेचर में जो प्रतिक्रिया होती है उसका प्रभाव बढ़ जाता है। इस कारण से क्या होता है, कहीं ना कहीं जो आउटपुट वोल्टेज है वो घट जाता है। ठीक है, तो इसका कारण क्या हो जाएगा, आर्मेचर रिएक्शन। क्योंकि जैसे जैसे लोड बढ़ता है तो आर्मेचर के द्वारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स का डेंसिटी होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आर्मेचर करंट बढ़ जाता है, और उस कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो मेन फील्ड फ्लक्स को डीमैग्नेटाइजिंग करने का काम करता है। तो इसका हो जाएगा ए आंसर। 33 नंबर देखते हैं। 33 नंबर में कहता है कि लंबी दूरी की वितरण लाइन के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। वो इसलिए कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर इसलिए हो जाएगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि श्रेणी क्रम में हमारा कम्युनिटी में क्या होता है, जैसे जैसे लोड बढ़ता है फ्लक्स, सीरीज फ्लक्स की संख्या मात्रा बढ़ने लगती है, और वो बढ़ती है तो क्या करेगी, ये टोटल फ्लक्स की मात्रा जो है बढ़ा देगी जनरेटर के अंदर, और मैक्सिमम फ्लक्स की मात्रा जो कंडक्टर को काटने को मिलती है उसमें संख्या में वृद्धि हो जाती है, और उसके कारण से क्या होता है, जो टर्मिनल वोल्टेज है उसमें वृद्धि हो जाती है। तो इसलिए जब लोड बढ़ता है तो लंबी दूरी में जो होता है करेंट ड्रॉप, मतलब करेंट से होने वाला ड्रॉप, मतलब वोल्टेज ड्रॉप V=IR। तो लोड करंट बढ़ेगा लंबी दूरी में तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, और इसके रेजिस्टेंस भी लंबा अधिक है, तो इसके कारण वोल्टेज ड्रॉप जो है बस बार में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में लाइन में जो है वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा लोड बढ़ने पे, और वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या होना चाहिए, इस तरह का हमारे पास जनरेटर होना चाहिए, डीसी जनरेटर, जिसका वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज लोड बढ़ने पे बढ़े, ताकि ये जो वोल्टेज का जो क्षय हुआ है वो उसकी क्षतिपूर्ति की जा सके। ठीक है, इसलिए इसका डी आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 34 नंबर का क्वेश्चन कहता है क्या, डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो क्या कर रहा है, डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाता है कि जब भी मेंटेनेंस किया जाता है डीसी मशीन का, तो उसमें रखरखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना होता है। क्या होता है, कोई प्लांट में जब डीसी मशीन लगा रहता है, कोई भी इलेक्ट्रिक मशीन रहता है, उसको अगर साफ़ सफाई करनी होती है तो उसके लिए गर्म हवाओं का झोंका एयर कंप्रेसर के द्वारा
मशीन के अंदर दिया जाता है, ताकि कोई भी अंदर डस्ट उस्ट होगा तो वो उड़ जाएगा वहाँ से। तो इंसुलेशन भी सही से बरकरार होता है, कोई छेड़खानी नहीं होती है। उसके बाद देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। अब वो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में क्या होता है, देखिए जो भी जनरेटर जो यूज होता है, अगर उसमें एक्सटर्नल बैटरी सोर्सेस जो है नहीं यूज हुआ है तो कहीं ना कहीं वो अपने अवशिष्ट चुंबकत्व गुण के कारण अपने अंदर सेल्फ वोल्टेज डेवलप कर पाता है। लेकिन अगर अवशिष्ट चुंबक नहीं रहेगा तो डीसी जनरेटर अपना जो है वोल्टेज डेवलप नहीं कर पाएगा, टर्मिनल वोल्टेज डेवलप नहीं कर पाएगा, बहुत ना के बराबर वोल्टेज डेवलप होगा। तो इस कारण से क्या होता है, बाहर से फील्ड वाइंडिंग को बाहर से इसको डीसी सप्लाई दिया जाता है और आर्मेचर को प्राइमरी मूवर के द्वारा नचाकर आउटपुट लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था, 35 नंबर का। अब आगे देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर में क्या कहता है कि आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका हो जाएगा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, क्योंकि इसमें आर्क वेल्डिंग में करंट की मात्रा अधिक चाहिए होती है, वोल्टेज कम रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए तो वोल्टेज कम मिले और करंट ज़्यादा मिले, इसलिए यहाँ पे डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का यूज होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 37वां नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है। तो जब भी तरंग वाइंडिंग होता है डीसी जनरेटर में तो उसमें आउटपुट जो हमारा वोल्टेज होता है वो हाई रहता है और करंट लो होता है। तो इसका सी हो जाएगा, वोल्टेज हाई रहेगा, वेव में क्या होता है वोल्टेज हमको आउटपुट हाई मिलेगा और करंट की मात्रा कम मिलेगी। ठीक है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर वेव बाउंड में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इस डायग्राम में ये जो कम्यूटर सेगमेंट दिया हुआ है, सेगमेंट 1 2 3 4 ऐसे करके दिया है, और इसमें जो वाइंडिंग किया है तो वाइंडिंग का टर्मिनल जो है, एक कॉइल का 2 टर्मिनल होता है, उस दोनों टर्मिनल में ये एक रेजिस्टेंस लगाया गया है। क्यों लगाया गया है, तो ये इसलिए लगाया जाता है कि जब भी ये कॉइल जो है इसमें करंट की दिशा अगर शुरुआत में इधर है, तो सपोज कीजिए यहाँ कार्बन ब्रश लगा हुआ है, ठीक है, तो और रोटेशन की दिशा इस प्रकार से है, इधर हो रहा है, तो क्या होगा, कार्बन के इस अभी लेफ्ट साइड में है, जब राइट साइड में आएगा तो करंट की दिशा जस्ट इसके विपरीत हो जाती है, विपरीत हो जाएगी। तो अगर ये करंट की दिशा जो है चेंज होती है तो इसको चेंज होने के समय इसको स्मूथली चेंज होना चाहिए, मतलब हल्का हल्का इसको चेंज होना चाहिए, मतलब चेंज होने में उस चेंज होने के समय जो है करंट धीरे धीरे इसमें न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, न्यूट्रलाइज हो, ड्रॉप हो जाए धीरे धीरे, इसलिए रेजिस्टेंस लगाया जाता है। अगर डायरेक्ट रहेगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा करंट जो है एक शॉर्ट सर्किट परिपथ मिलेगा और वो स्पार्किंग ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कॉइल के दोनों एंड में, कॉइल के दोनों टर्मिनल एंड में रेजिस्टेंस डाल दिया गया है ताकि स्पार्किंग कार्बन ब्रश में कम हो और करंट जो है कॉइल में डायरेक्शन बदले तो स्मूथली बदले बिना किसी समस्या को पैदा किए हुए। तो इसका क्या हो जाएगा कि
इसका हो जाएगा डी आंसर, कि धारा दिशा का आसानी से पलटना। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 39 नंबर का, कि वाई सॉलिड पोल शूज आर यूज्ड इन डीसी जनरेटर। तो इसका पोल शूज का मेन यूज क्या है ये बताया जाए, पूछ रहा है। तो इसका काम क्या है कि जो रिलक्टेंस पाथ को, चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करना। रिलक्टेंस क्या होता है कि जस्ट मैग्नेटिक लाइन के लिए कठिनाई उत्पन्न करने का काम क्या करता है, कौन करता है, रिलक्टेंस करता है। और इसको अगर हम लोग सॉलिड पोल शूज के द्वारा यूज करते हैं तो क्या होता है, कहीं ना कहीं मैग्नेटिक लाइन सही तरीके से बन पाती है और अपने सही दिशा में जाकर वो आर्मेचर के साथ संपर्क कर पाती है। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, डी, चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करना। 39 का डी। अब देखते हैं 40 का। 40 का क्या है, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रोल्ड स्टील। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोल्ड स्टील। अब देखते हैं 41 नंबर, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स का क्या काम होता है। तो स्प्लिट रिंग्स क्या होता है, ऐसा रिंग्स होता है जो कि सर्कुलर शेप में होता है और ये इंसुलेटर द्वारा दो हिस्सों में बटा हुआ रहता है। यहाँ मेटेलिक पार्ट होता है, ये मेटेलिक पार्ट होता है और यहाँ इंसुलेशन दिया रहता है बीच में, और ये मेटेलिक पार्ट इस मेटेलिक पार्ट से टच नहीं करता है। ठीक, तो इससे क्या होता है कि एक दिशा में आउटपुट बनता मिलता है। ठीक है, एक दिशा में मतलब डीसी पल्सेटिंग डीसी आउटपुट हमको मिलेगा। पल्सेटिंग डीसी आउटपुट क्या होता है, वो इस प्रकार से, अगर ये 0 है तो पल्सेटिंग इस प्रकार से मिलता है। ठीक है, प्योर डीसी कुछ इस प्रकार से होता है, 0 हो गया, ये एकदम सीधा रहेगा, लेकिन हमको मिलता है कैसा है, पल्सेटिंग मिलता है, इस टाइप का मिलता है। तो कम्यूटेटर द्वारा इस तरह से होता है, या स्प्लिट रिंग द्वारा इसी प्रकार से हम लोग को पल्सेटिंग डीसी मिलता है। अब आगे देखते हैं 42 नंबर, डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, आगे देखते हैं। ए नहीं होगा, पल्सेटिंग वोल्टेज में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। पल्सेटिंग वोल्टेज, ऑसिलेटेड वोल्टेज, आगे देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। प्रतिवर्ती वोल्टेज, और सी हो गया प्रतिवर्ती वोल्टेज, और डी हो गया डायरेक्ट करंट वोल्टेज। तो इसका हो जाएगा सी। कोई भी अल्टरनेटर हो या जनरेटर हो, आर्मेचर में हमेशा प्रतिवर्ती ही धारा बनती है। ठीक है, प्रतिवर्ती ही धारा बनती है और कम्यूटेटर के द्वारा उसको पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी। 43 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि इस डायग्राम में ये एक्स पॉइंट क्या है। तो ये हो गया है आर्मेचर का स्लॉट हो गया, ये एयर डक्ट हो गया, और ये हो गया
कुंजी, ये हो जाएगा आंसर इसका, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। अब इसका समझने से ये है, जब आर्मेचर के शाफ्ट को पुट किया जाता है तो वो नाचने के समय स्लिप ना करे, इसके लिए इसमें खांचा बना होता है, और इस खांचे में शाफ्ट का जो कट बना होता है वो जाके इसमें फिक्स हो जाता है दोनों में, और रोटेट करने वक्त ये स्लिप नहीं होता, मतलब पकड़ कोड को अच्छा से पकड़े रहता है। कुंजी देने का यही तरीका होता है कि जो पकड़ हो शाफ्ट और आर्मेचर कोड के बीच वो मजबूत बने, इसलिए कुंजी देने का यही कारण होता है ये। अब हम लोग देखेंगे 44 नंबर, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या होता है। तो फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या होता है कि फील्ड कॉइल किसे कहते हैं, ये फील्ड हो गया और इसमें फील्ड कॉइल, इसमें वाइंडिंग किया होता है, ठीक है। फील्ड के द्वारा जो मैग्नेटिक लाइन जनरेटर में उत्पन्न किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एयर गैप फ्लक्स को बढ़ाना, मैग्नेटाइजिंग करंट को कम करना, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करके ध्रुवों का चुंबकित करना। सी हो जाएगा कुंडली फ्लक्स। कुंडली फ्लक्स इसलिए किया क्योंकि वाइंडिंग के द्वारा फ्लक्स पैदा किया जा रहा है, तो कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुव को चुंबकित करना, ठीक है। जब वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं डीसी, तब ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल का निर्माण करता है उस पर करंट की दिशा के हिसाब से। तो इसका हो जाएगा कि कौन सा आंसर, सी हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं 45 नंबर, बड़े डीसी जनरेटर मशीन के पोल कोड बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, मतलब कि फील्ड पोल कोड का बात कर रहा है, किससे बनता है। तो ढलवा, सी हो जाएगा आंसर, ढलवा इस्पात, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं 46वां क्वेश्चन। 46वां क्वेश्चन में क्या है कि क्यों पोल कोड स्टैंपिंग डीसी जनरेटर में प्रचलित होती है, मतलब कि लेमिनेटेड स्टैंपिंग कोड का क्यों उपयोग करते हैं हम लोग पोल बनाने में, पोल निर्माण में, फील्ड को पोल बनाने में, ठीक है। तो देखिए जहाँ पर भी वाइंडिंग जब भी किसी मशीन में किया जाता है, किसी मशीन में, तो उसमें देखिएगा पतले पतले लेमिनेटेड शीट के द्वारा कोड का निर्माण होता है और उसके ऊपर इंसुलेशन पेपर लगा के वाइंडिंग की जाती है। इसका मुख्य कारण होता है कि भंवर धारा हानि को कम करने का। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। फिर 47 नंबर क्या कहता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किस डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका हो जाएगा ए आंसर, क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो होता है वोल्टेज कांस्टेंट चाहिए होता है, उसमें शंट जनरेटर कांस्टेंट वोल्टेज देता है, तो इसका ए हो जाएगा। फिर देखते हैं 48 नंबर का क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो होता है वो आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में होता है, और इसका उपयोग होता है कि आपको जो आर्मेचर रिएक्शन के दौरान जो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है, मतलब मेन फील्ड फ्लक्स को कमजोर करने का काम होता है, उसको मतलब उस प्रतिक्रिया को कमजोर करना, खत्म करने का काम होता है। तो सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। उसके बाद 39 नंबर क्या है, 39 नंबर कहता है ये, 39 नंबर ये कहता है कि यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध के मान से ऊपर हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए क्या होता है, जब शंट फील्ड का वाइंडिंग हुआ, मतलब आपको फील्ड का वाइंडिंग अगर आर एफ फील्ड वाइंडिंग अगर ग्रेटर हो जाए आर सी क्रिटिकल,
क्रिटिकल मतलब होता है बहुत जटिल, मतलब बहुत हाई, मतलब एक ऐसा मान जिसके ऊपर कंट्रोल पाना मुश्किल है। उससे भी अधिक हो जाए तो उस कंडीशन में इस वाइंडिंग में जो है करेंट बहेगा ही नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। और करंट नहीं बहेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा नहीं, फील्ड पोल। और मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा नहीं तो आर्मेचर को काटने के लिए फ्लक्स मिलेगा नहीं, और फ्लक्स नहीं मिलेगा तो आर्मेचर में ईएमएफ इंड्यूस होगा नहीं, मतलब आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो इसका क्या है कि जनरेटर, सी हो जाएगा आंसर, जनरेटर वोल्टेज बनाने में फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी। 5वां नंबर देखते हैं क्या कहता है, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव है। तो क्या करता है, ये आउटपुट वोल्टेज को घटा जाता है, क्योंकि ये आर्मेचर प्रतिक्रिया मेन फील्ड फ्लक्स को कमजोर करता है। तो फ्लक्स कम हो गया तो आर्मेचर को काटने के लिए कम फ्लक्स मिलेगा, और उसके कारण जो है आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। अब 51 नंबर देखते हैं, कहता है क्या कि इसमें कहता है क्या कि हम लोग को ईएमएफ की गणना करना है, और ईएमएफ गणना करना है तो ईएमएफ को पहले सूत्र लिख लेते हैं। ई जी जनरेटेड ईएमएफ बराबर 5ZN/60 PA। ठीक है, अब समझना है ये कि हमारा फ्लक्स दिया ही हुआ है, ये हो जाएगा 0.007 इंटू कंडक्टर की संख्या कितनी दी हुई है, सिंपली वेव बाउंड आर्मेचर के साथ पोल 4 है। ठीक, पोल इसका 4 है और कंडक्टर है, कितना कंडक्टर है, 1020। तो यहाँ 1020 कंडक्टर कर देंगे, और एन कितना है इसका 1500 RPM, 1500 कर देंगे बटा 60 कर देंगे। और जो होता है वेव बाउंड में जो होता है आपको नंबर ऑफ पैरेलल पाथ की संख्या 2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पोल की संख्या कितनी है, 4 है, और पैरेलल पाथ की संख्या 2 हो जाएगा। वेव में क्या होता है, पैरेलल पाथ की संख्या 2 होता है, ए बराबर हमेशा 2 रहेगा। किस वाइंडिंग में, वेव वाउंडेड वाइंडिंग कैसी है, वेव वाइंडिंग है। तो इस कंडीशन में जब हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये इस तरह से 2 से कट जाएगा, और बाकी जो है इस शून्य से हो रहा है तो 3 को शून्य इधर उतर जाएगा, और 3 शून्य होता तो ये 3 शून्य कट जाएगा इससे, और 15 चौके 60, और 4 दूनी 8, दूनी 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 5, 51 हो जाएगा इधर, फिर 2 से ये 2 कट जाएगा, तो बच जाएगा कितना, 7 इंटू 51, तो 7 एकम 7, 7 बचे 35, इतना वोल्ट आ रहा है। तो देखते हैं इसमें मैच कर रहा है सी नंबर, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं 52 नंबर। 52 नंबर में क्या कहता है कि जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को बेअसर किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। ए हो जाएगा इसका आंसर। पिछले समय ये क्वेश्चन आया था, कुछ समय पहले, कुछ क्वेश्चन पहले, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करना। ठीक है, ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो होता है आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं
53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन है, तो डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि कहीं ना कहीं इसका अवशिष्ट चुंबकत्व जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा डी। अब कैसे खत्म हो जाएगा इसको समझना होगा। तो इसको समझिए इस तरह से, जब जैसे कि हम लोग कोई टेस्टर अगर लेते हैं और उसको सॉकेट में लगाते हैं और फिर सप्लाई देते हैं, तो कुछ समय तक उसमें क्या होता है, अगर उसको बगल में कोई सेफ्टी पिन है उसको सटाएंगे तो सेफ्टी पिन उस टेस्टर के पॉइंट पे सट जाएगा। जब सॉकेट के पिन से हटा के उसको सटाते हैं तब टेस्टर को सॉकेट के पिन से हटाएंगे और सेफ्टी पिन को सटाएंगे तो सेफ्टी पिन टेस्टर से चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ मैग्नेटिक गुन्स जो है डेवलप हो गया था इस टेस्टर में। ठीक है, उसी तरह आर्मेचर जो फील्ड पोल होता है उसमें जब हम लोग सप्लाई एक बार देते हैं और आर्मेचर को नचाते हैं तो जो वोल्टेज डेवलप होता है एक बार सेपरेटली एक्साइटेड बैटरी के द्वारा अगर हम किसी जनरेटर के फील्ड पोल को सप्लाई देते हैं तो क्या होता है कि उसमें कुछ न कुछ चुंबकत्व गुण उत्पन्न हो जाता है और वह चुंबकत्व गुण जो होता है काफ़ी समय तक बना रहता है और कंटिन्यू जनरेटर जब यूज में आता है तो उसी चुंबकत्व गुण को जो है यूज करके अपने आप वोल्टेज डेवलप होता है और उसी आउटपुट जो मिलता है जनरेटर के द्वारा उसी का यूज करके फील्ड कॉइल को कंटिन्यू यूज में करके हम मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वो उसको कंटिन्यू एक क्या कह सकते हैं कि बूस्ट अप करने के लिए हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मिलते रहता है। अगर कंटिन्यू यूज में नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये फील्ड पोल है, इसमें अगर काफ़ी समय तक मैग्नेटिक फील्ड अगर एक बार इसको एनर्जाइज किए तो इसमें मैग्नेटिक गुण काफ़ी दिन तक अवशिष्ट चुंबकत्व गुण आ जाएगा। लेकिन अगर इसको यूज नहीं करेंगे, इसको बहुत दिन तक करंट नहीं मिले फील्ड कॉइल को, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि अगर टेस्टर को सॉकेट के पॉइंट पर लगा के ऑन करके या फिर उसका निकाल के पिन पे सटाते हैं तो कुछ समय तक ही वो सेफ्टी पिन जो है टेस्टर में सटा रहेगा। कुछ समय के बाद वो टेस्टर का पॉइंट जो है चुंबकत्व गुण खो देगा और वो फिर से नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो वही होता है इस जनरेटर के फील्ड पोल के साथ। इसको कंटिन्यू यूज में रहा, उसमें करंट देकर फील्ड पोल बनाए तो इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व गुण एक कंटिन्यू बना रहता है, अदरवाइज इसका चुंबकत्व गुण खत्म हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा क्या, अवशिष्ट चुंबकत्व गुण खो देता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 53 का डी। अब कहता है 54 में कहता है क्या कि वाइंडिंग कैसा है, लैप वाउंड है। लैप में हमेशा हम लोग जानते हैं कि P बराबर A होता है। पोल जो होगा नंबर ऑफ पोल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के बराबर होगा। तो इसमें भी फॉर्मूला वही लगेगा जो पहले था, Eg बराबर 5Zn/60 इंटू P/A। अब यहाँ पे क्या है 0.064 इसका ये हो गया, फ्लक्स हो गया, फ्लक्स स्ट्रेंथ हो गया उसका। उसके बाद कंडक्टर की संख्या कितना है 600 है और आरपीएम कितना है 1000 है और 60 इंटू P/A को रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं अगर रखते भी हैं तो P/A
पी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा, तो केवल ये कैलकुलेशन काम आएगा। तो उसमें देखते हैं क्या कि इसको हम ख़त्म करते हैं तो हमारा 3 शून्य उतर जाएगा। तो 3 शून्य यहाँ से यहाँ कट गया, यहाँ से यहाँ कट गया, 10 हो गया। तो हम लोग देखते हैं क्या कितना आ रहा है, 640। कितना आया, ईजी आ गया हमारा 640 वोल्ट। कितना आया, 640 वोल्ट। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर देखते हैं 55 नंबर का क्वेश्चन। यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब क्या कहता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इंड्यूस्ड ईएमएफ इफ द मेन फ्लक्स फील्ड फ्लक्स गेट डिस्टॉर्ड इन डीसी जनरेटर। तो इसमें क्या होगा, डिस्टॉर्ड मतलब कि उसमें एक तरह का मेन मार्ग से भटक जाए तो क्या होगा, ईएमएफ जो है मतलब काटने को आर्मेचर को कम मिलेगा और उसके कारण जो है प्रेरित ईएमएफ घट जाएगा। बी हो जाएगा इसका आंसर। 56 क्या होता है, 56 को आ रहा है क्या, इसको देख लें। 56 वाला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का क्या कारण है। तो इसका हो जाएगा फील्ड वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट नहीं, आर्मेचर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट नहीं, AMAN और GN की स्थिति बदल गई। सी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए बताता हूँ, मैं आपको इसको समझाता हूँ। नॉर्मल तौर पे जो आर्मेचर होता है उसका अगर हम लोग सेंटर पॉइंट लें 180 डिग्री का तो इसको कहते हैं जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, सीधा रहता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जो मैग्नेटिक लाइन जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर आर्मेचर कोर से होती हुई जाती है, ठीक है, जब इसमें आर्मेचर में लोड पड़ता है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसको कहीं ना कहीं ऐसे ऊपर उठा देता है, इसको ऊपर उठा देता है, ठीक है। तो उठाने का इसको इस पे मतलब मेन फील्ड फ्लक्स पे प्रभाव करने के कारण आर्मेचर फ्लक्स के द्वारा इसका एक्सिस जो है मतलब वेव शेप, इसका फ्लक्स का शेप चेंज हुआ तो उस शेप से क्या होता है, चेंज होने से इसका ये एक्सिस जो होता है JNA, जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, यू खसक कर इधर ऐसे आ जाता है, इस साइड शिफ्ट हो जाता है। और इस साइड शिफ्ट होने पर क्या करना पड़ता है, कार्बन ब्रश को जो होता है उसको इस पोजीशन में सेट करना पड़ता है, ठीक है। मतलब जिस साइड में शिफ्ट हुआ है मैग्नेटिक एक्सिस लाइन JNA, उधर ही कार्बन ब्रश को शिफ्ट करना पड़ता है। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, MNA और JNA में अंतर, ठीक है। जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस और MN मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, MNA मतलब मैग्नेटिक, MNA जो होता है और JNA दोनों एक बराबर रहना चाहिए। जिस साइड में MNA शिफ्ट होगा उसी साइड में JNA को भी रिलोकेट करना पड़ता है। और JNA में मतलब कह सकते हैं हम क्या कि हमको जो कार्बन ब्रश है उसको लोकेट करना पड़ता है MNA के हिसाब से, ठीक है। तो इस दोनों के पोजीशन को सेट करने के, दोनों एक दूसरे के समकक्ष रहेगा तो स्पार्किंग नहीं होगा। तो इसको कैसे मेंटेन किया जाता है, कार्बन ब्रश का पोजीशन को अगर पहले ऐसे था तो उसको एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है। जिस साइड में ये जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट हो गया उसी साइड में मैग्नेटिक एक्सिस को बनाया जाता है।
तो इसलिए इसका हो जाएगा MNA और GNM की स्थिति बदल गई है, C हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका जो है आंसर ये है। और आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम लोगों ने पार्ट बी का क्वेश्चन और आंसर सॉल्व कर लिया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।